विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं आप सभी मजे में होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। उस चित्र में रहे हुए साधनों को आप पहचानेंगे और सोचेंगे कि इन साधनों का इस्तेमाल आपने कहां होते देखा है। विद्यार्थियों, आपने चित्र देखा, आपने इनके विषय में ख्याल प्रकट कर लिया होगा। ये खुरपी है, ये दरांती है, इसे बेलचा कहते हैं और इसे हल कहते हैं। आपने इन सभी साधनों का उपयोग कहां होते देखा है? बिल्कुल सही, आपने इन सभी साधनों का उपयोग खेतों में होते देखा है। तो आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं, परंतु मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही तो आधार रखते हैं। इन पादपों को खेतों में या बगीचे में फसल के रूप में उगाया जाता है। अपने देश की जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए यह उत्पादित होने वाले अनाज का उत्पादन, प्रबंधन और उसका वितरण आवश्यक होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज से हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव भटकता जीवन व्यतीत करता था। ऐसा माना जाता है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने खेती करने की शुरुआत की थी। उसने विविध प्रकार के अनाजों को उगाना शुरू किया और उसका जीवन स्थायी हुआ। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किस चीज के हों? गेहूं के हों। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गेहूं का एक लहलहाता खेत बताया गया है जिसमें सारे के सारे पौधे गेहूं के हैं। इस प्रकार आपने बाजरा के खेत या मकई के खेत भी देखे होंगे। अलग अलग मौसम में उगाए जाने वाली फसलों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ निश्चित प्रकार की फसलों को निश्चित ऋतुओं में ही उगाते हैं। आपने देखा होगा कुछ विशिष्ट प्रकार के फल या अनाज या सब्जियां कुछ निश्चित ऋतु में ही आती हैं। अलग अलग ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर अभ्यास करते हैं। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, वे फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर महीने तक होती है। इसीलिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि फसल खरीफ फसल कहलाती है। रबी फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु अर्थात ठंडी की ऋतु, वे रबी फसल कहलाती हैं। यह फसलें अक्टूबर से मार्च महीने तक ली जाती है, क्योंकि हमारे देश में सामान्यतः ठंडी अर्थात शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च महीने के दरमियान देखने को मिलती है। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी जैसी फसलों को बोया जाता है, अर्थात ये रबी की फसल है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, भारत के कई विस्तारों में दालों तथा सब्जियों को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को जायद फसल के नाम से जाना जाता है। फसलों के खेत में उगने से लेकर हमारे घर तक पहुंचने के बीच का जो एक लंबा रास्ता है, उस रास्ते को हम आधारित फसल पद्धतियों के नाम से जानते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। यह पद्धतियां निम्नलिखित क्रम में होती है। मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करना, कटाई करना और छेले भंडारण करना। सबसे पहला चरण आता है मिट्टी तैयार करना। विद्यार्थियों, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना ये प्रथम चरण है। इसमें मिट्टी को पलटना तथा पोला करना होता है, जिससे जड़ें भूमि में गहराई तक उतर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषक तत्व मिट्टी में कुछ सेंटीमीटर गहराई में होते हैं, इसलिए उलटने या पलटने से वो पोषक तत्व नीचे से ऊपर के भाग में आ जाते हैं। बीज के बोने पर बीज को पोषक तत्व मिल सकें। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर के भाग में आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है और आप जानते हैं कि यह केंचुए तथा सूक्ष्म जीव हमारे लिए खाद तैयार करते हैं तथा पौधों के लिए पोषक भी निर्माण करते हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट खाद का तो नाम सुना ही होगा।
ये केंचुओं द्वारा निर्मित होने वाली खाद है। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोली मिट्टी में जड़ें आसानी से गहराई तक उतर सकती हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं हम आज खेत जोतने जा रहे हैं। इसका मतलब वे जुताई करने जा रहे हैं, जिसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने हो सकते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं। विद्यार्थियों, कई बार जब खेत जोता जाता है तब उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं और इन बड़े बड़े टुकड़ों को पाटल की सहायता से बारीक किया जाता है। आप इस चित्र में पाटल देख सकते हैं, जिसकी सहायता से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को किसान बारीक करता है। कभी कभी खेतों में जुताई करते समय ही खाद डाल दी जाती है, जिससे वे खाद या उर्वरक मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और फसल को अच्छे से प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, जरा चर्चा करते हैं कि जब कभी भी किसान खेतों के अंदर कार्य करता है तब विविध प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता है। यह औजार किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना पड़ता है। यह कार्य वे औजारों की सहायता से करते हैं। और यह औजार कौन कौन से हैं? तो हल, कुदाली तथा कल्टीवेटर इस प्रकार के कामों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले औजार हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हल की। तो हल का उपयोग खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पलटने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना हो सकता है। यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि एक हल बताया गया है। इस हल को बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। कई बार अगर बैल ना हो तो एक बैल और एक मनुष्य अपने कंधे पर भी रखकर खेत जोत सकता है। इसमें लोहे की मजबूत त्रिकोण पट्टी होती है। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, जिसे हम फाल कहते हैं। फाल को बताया गया है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शैफ्ट कहते हैं, जिसका एक सिरा हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। इनकी बात करते हैं, जो है कुदाली। कुदाली एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी पट्टी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहां आप चित्र में कुदाली देख सकते हैं। कल्टीवेटर, वर्तमान में जुताई करने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर के साथ में कल्टीवेटर को लगाया गया है और खेतों को जोता जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सोपान की, बिल्कुल बुआई। बुआई करने के लिए किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यह स्वस्थ बीज का चयन किस तरह से किया जाता है? तो आइए उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सर्वप्रथम एक पात्र लें, उसमें पानी लें और उसमें मुट्ठी भर गेहूं के दाने डाल दें। कुछ देर बाद आप अवलोकन करेंगे कि कुछ बीज पानी में डूब जाते हैं, जबकि कुछ बीज पानी पर तैरने लगते हैं। जो बीज हल्के होते हैं वे पानी पे तैरने लगते हैं। तो मन में प्रश्न उठता होगा कि ये बीज हल्के हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वे बीज अंदर से खोखले हो चुके हैं, अर्थात वे बीज खराब हैं। इन बीजों का उपयोग बुआई के लिए नहीं किया जा सकता। जो बीज पात्र में डूब चुके हैं वे बीज ही बुआई के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। बुआई के लिए परंपरागत औजार कौन से हैं? आइए उनकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप आकार के होते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से होकर के गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को गहराई तक दबा देते हैं। यहां आप चित्र के अंदर पारंपरिक कुछ औजारों को देख सकते हैं, जिनकी सहायता से प्राचीन समय में बीजों की बुआई की जाती थी और आज भी कई खेत में किसान इस पद्धति का इस्तेमाल बीजों की बुआई के लिए करते आ रहे हैं। बुआई का आधुनिक औजार सीड ड्रिल है। इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है और इसकी सहायता से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनाई रखी जा सकती है। अब मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यह बीज अगर किसान के खेत की जमीन पर पड़े रहें तो कई बार कुछ पक्षी उन बीजों को खा लेते हैं, परंतु सीड ड्रिल यह सुनिश्चित करता है कि जो बीज बोए गए हैं वे जमीन में योग्य गहराई पर हो और उस पर मिट्टी ढक जाए, ताकि कोई भी परभक्षी उसे खा न सके।
विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बीजों को उचित दूरी पर क्यों बोना चाहिए? आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। पौधों को अच्छे विकास के लिए सूर्य प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में चाहिए। यदि हम बीजों को पास पास में बोते हैं तो पौधे घने हो जाते हैं और अधिक घनेपन के कारण उन्हें यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश, पोषक एवं जल नहीं मिल पाता, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। इसलिए कई बार पौधों के घनेपन को रोकने के लिए पौधों को उखाड़ करके फेंक देना भी पड़ता है या तो उन्हें छांटना पड़ता है। अगला स्टेप हमारा आता है खेतों में खाद या उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए बाहर से मिलाया जाता है उन्हें खाद अथवा उर्वरक कहते हैं। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ निश्चित प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब फसलें विकसित होती हैं तब जमीन में से पोषक तत्व लेती रहती हैं और जब हम फसल को काट के निकाल देते हैं तब जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम खेतों में खाद अथवा उर्वरक देते हैं। खाद एक कार्बनिक अथवा जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट खाद और हरी खाद। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके। हम इस चित्र में देख सकते हैं, यह है कंपोस्ट खाद, यह है हरी खाद और यह है वर्मी कंपोस्ट खाद, जो कि केंचुओं द्वारा निर्मित की जाती है। आपने कई बार खेतों में इस प्रकार की खाद किसानों द्वारा बनते देखा होगा। यह यूरिया, यह है अमोनियम सल्फेट, यह है सुपर फॉस्फेट, यह है पोटाश और यह है एनपीके जैसी खाद। अब हम बात करते हैं फसल चक्र की। आपने कई बार देखा होगा किसानों को कि जब वे फसल लेते हैं तब उसके कुछ समय तक खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद नई प्रकार की दूसरी फसल को उगाते हैं। मिट्टी में पोषकों की आपूर्ति करने का एक और अन्य तरीका है फसल का चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है, जैसे कि फलीदार चारा एक ऋतु में उगाकर दूसरी ऋतु में गेहूं को ले लेना। इससे क्या फायदा होता है? तो जो फलीदार चारे होते हैं उनकी जड़ों पर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वातावरण में रही हुई नाइट्रोजन गैस का जमीन में स्थापन करते हैं, जो कि फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। विद्यार्थी मित्रों, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होते हैं। खाद के लाभ की चर्चा करते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1, मिट्टी की जल धारण क्षमता में खाद मदद करती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र हो जाने का अर्थ यह है कि मिट्टी बिल्कुल छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे मिट्टी में गैसों का विनिमय सरलता से होता है, साथ ही जड़ों की वृद्धि में मदद मिलती है। इससे मित्र जीवाणु जैसे कि राइजोबियम की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन भी सुधरता है। इसीलिए किसान द्वारा खेतों में खाद का उपयोग किया जाना हितावह है। इससे प्रदूषण भी नहीं होता और किसान के स्वास्थ्य को तथा हमारे स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होता। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी की जो पद्धतियां हैं उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अपने विद्यार्थी मित्रों को भी शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में रहे हुए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें।